स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक मैन्युस्क्रिप्ट अपना पेपर रिसर्च आर्टिकल किसी जर्नल में सबमिट करवाया है और उस जर्नल के एडिटर या रिव्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि आप ये करेक्शंस अपने पेपर में करके इसको रीसेंड करें। तो उसके लिए क्या होता है, आप करेक्शंस तो अपने पेपर में करते ही हैं जो उन्होंने सजेस्ट की होती हैं कि आप इस तरह अपनी फिगर्स को, अपने टेबल्स को, अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करें, उसको रीराइट करें या उसको कोई भी मॉडिफिकेशन करने का कहें। तो उसके साथ उन्होंने लिखा होता है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्स भी प्रिपेयर करें। अब पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्स क्या होता है और ये क्यों लिखा जाता है, तो उसके बारे में और ये कैसे लिखा जाता है, तो ये वीडियो देखने के लिए एंड तक इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रिसर्च रिलेटेड जितने भी क्वेरीज, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब स्टूडेंट तक पहुँच सकें। तो ये मैंने एक फॉर्मेट निकाला है पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडिटर आपसे सजेस्ट करता है कि आप ये करेक्शंस करें या रिव्यूअर्स रिकमेंड करता है आपको करेक्शंस करने के लिए, तो आप दोनों केसेस में इस तरह का फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी आपके पास फाइल आएगी, जो सजेशंस आएंगी, आपने क्या करना है, एक वर्ड फाइल ओपन करनी है और उसके ऊपर इस तरह का फॉर्मेट आपने प्रिपेयर करना है। इस फॉर्मेट में क्या है, आप सबसे पहले डियर एडिटर उस जर्नल का, जो जिस जर्नल में आपने सबमिशन करवाई है, उस जर्नल के एडिटर का या एडिटर इन चीफ का आप नेम लिख देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ एडिटर। ठीक है। आपने उसके बाद रेफरेंस नंबर देना है। रेफरेंस नंबर वो होता है जब आप पेपर सबमिशन करवाते हैं तो आपको मेल रिसीव होती है, उसमें आपका मैन्युस्क्रिप्ट नंबर होता है। वो मैन्युस्क्रिप्ट नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने जब पेपर सबमिशन करवाई थी तो उसका कौन सा स्पेसिफिक नंबर असाइन किया गया था, ताकि उनको देखने में आसानी हो कि ये कौन से पेपर की रिवीजन सबमिट करवा रहे हैं। उसके बाद आप टाइटल लिखेंगे अपने पेपर का इन्वर्टेड कॉमास में, जो आपके पेपर का टाइटल होगा, रिसर्च आर्टिकल का जो भी टाइटल है आप वो मेंशन करेंगे। देन आप अपने जर्नल का, फॉर एग्जांपल अगर डीसैलिनेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट जर्नल है, आप उसका नेम लिख दें। अगर आपका कोई और जर्नल है, फॉर एग्जांपल आपने जर्नल ऑफ डिस्पर्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबमिशन करवाई है, तो आप उस जर्नल का नाम लिख दें। कोई भी जिसमें आपने सबमिशन करवाई है उस जर्नल का नेम आएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपने, देखें, आपको वो सजेशंस दे रहे हैं रिव्यूअर्स और जो एडिटर है जर्नल के, वो आपको सजेशंस दे रहे हैं आपके पेपर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको उनको एक्नॉलेज करना होता है। इस पॉइंट रिस्पॉन्स में आपने क्या करना है, आपने पहले उनका शुक्रिया अदा करना है और उसको ये कहना है कि मतलब ऐसे एक्नॉलेज करना है कि उनके थैंकफुल भी हो जाए और आपने अपने आंसर्स भी वहाँ पे लिखने हैं कि हमने ये करेक्शंस जो आपने सजेस्ट की हैं हमने वो कर ली हुई हैं। तो अब इसको लिखने का स्टाइल होता है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं, मतलब आप मैन्युस्क्रिप्ट नंबर और टाइटल लिख के वैसे नहीं कह सकते कि जी ये क्वेश्चन है और हमने इसको करेक्ट कर लिया है। ये भी वे है, लेकिन एक फॉर्मल वे ये होता है कि आप पहले इसको एक्नॉलेज करें, आप उसको थैंक यू कहें कि उन्होंने आपको एक चांस दिया पेपर रिवाइज करने का, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट भी कर सकते थे। तो आप इस तरह लिखें, इट इज़ विद एक्साइटमेंट दैट आथर्स रीसबमिट टू यू अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन टाइटल। आप यहाँ अपने टाइटल, पेपर का टाइटल मेंशन करें। फॉर जर्नल, जो भी आपका जर्नल है आप उसको मेंशन करें कि हम अपनी खुशी से इस रिवीजन को सबमिट करवा रहे हैं। ये लाइंस आप ज़रूरी नहीं कि यही लाइंस लिखें, आप डिफरेंट लाइंस भी गूगल से लिख सकते हैं। देख सकते हैं कि एक फॉर्मल पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्स में एक्नॉलेज करने के लिए कौन सी लाइंस होती हैं। तो ये मैंने एक जनरल सा स्केच बनाया है कि आप इस तरह पहले उनको एक्नॉलेज करें। फिर क्या आपने कहना है कि थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज एंड रीसबमिट दिस मैन्युस्क्रिप्ट। ये उनको एक आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनका थैंक बोल रहे हैं उनको आप। We appreciate the time and detail provided by each reviewer and by you, and have a by you mean editor, and have incorporated the suggested changes into the manuscript to the best of our ability। और ये भी मेंशन करना होता है कि हम आपने जो सजेशंस दी हैं, जो टाइम लगाया है उसको रिव्यू करने के लिए, हमने उसको थोरोली उसको पेपर में ऐड किया है।
टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आपको जो रिव्यूज़ या जो एडिटर आपको क्वेश्चन दे रहा है कि आप पेपर में ये चीज़ें ऐड करें, तो काइंडली कोशिश किया करें कि वो सारी चीज़ें और एक मुकम्मल एक सिनेरियो के अंदर आप उसको समराइज़ करें। ये नहीं कि अगर आप उन्होंने कह दिया कि आप एक दो रेफरेंस और ऐड करें जो रिसेंट है, तो आप एक दो ही ऐड करें। तो ट्राई किया करें कि उनको आपने सेटिस्फाई करना है, आपने अपनी एबिलिटी वहाँ शो करनी है कि हम कितने एफिशिएंट हैं। तो ट्राई करें कि जितना उन्होंने कहा है उस पूरे को कवर करने की कोशिश करें। और जब आपको मेल आती है तो उसमें वो रिव्यूअर्स या एडिटर ये भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ रिव्यूअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने रिवीजन में आपको पेपर रिकमेंड कर देते हैं कि आपने ये पेपर अपने रिवीजन फाइल में ऐड करने हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो रिव्यूअर्स होते हैं ना, वो उसके अपने ही पेपर्स होते हैं, वो अपने पेपर्स की साइटेशंस उसकी इम्प्रूव हो जाती हैं या कुछ ऐसा सीन होता है। और कुछ में ऐसा होता है कि वो रिव्यूअर्स के अपने पेपर नहीं होते, लेकिन वो आपके पेपर की क्वालिटी को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रहा होता है। तो इस केस में एडिटर दो तरह के ऑप्शंस देता है आपको। या तो वो कहेगा कि आपकी ज़रूरी नहीं है, पहला ऑप्शन ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पेपर सजेस्ट किए गए हैं आप सारे के सारे ही पेपर में ऐड करो। जो आपको लगता है कि ये पेपर आपके टॉपिक से रिलेटेड है आप उनको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको स्किप भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन एडिटर की तरफ से ये होता है कि ये जब तक ये सारी चेंजेस या सारी सजेशंस मीट नहीं होती, फिल नहीं होती, तब तक आप उसको रिवीजन सबमिट नहीं करवा सकते और ना ही वो उसको लेके चलेंगे। और इसमें एडिटर आपको ये भी कहता है कि आप हमें पॉइंट आउट करें कि आप कौन से रिव्यूअर्स से आपको एग्री करते हैं और कौन से रिव्यूअर्स से नहीं एग्री करते। तो मेरे ख्याल में रिव्यूअर्स जो आपको सजेशंस देते हैं वो वाकई ही आपके पेपर में ज़रूरी होती हैं। वो कोई आपको इनडायरेक्ट या कोई ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे कि जो आपके पेपर से इररेलीवेंट होगी। तो ट्राई किया करें कि आप उन्होंने जो बात कही है उसको अच्छे से समझें, वो कहना क्या चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर को दोबारा से सेट करें। तो ये लाइन यहाँ पे बहुत मैटर करती है, वी डू एग्री विद ऑल चेंजेस मेड। इट्स मीन कि जो रिव्यूअर्स ने सजेशंस दी हैं वो सारी की सारी आपके पेपर से रेलिवेंट है। तो इससे क्या होता है, एक तो रिव्यूअर्स को थोड़ा सा होता है कि उन्होंने हमारी चीज़ को, हमारी एफर्ट को एक्नॉलेज किया, और दूसरा आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। मैनस्क्रिप्ट हैज़ सर्टनली बेनिफिटेड फ्रॉम दीज इंसाइटफुल रिवीजन सजेशंस। उसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट्स हुई मैनस्क्रिप्ट में। वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू एंड रिव्यूअर्स टू मूव दिस मैनस्क्रिप्ट क्लोजर टू पब्लिकेशन इन जर्नल। जो आपका जर्नल है उसका नेम लिखते हैं। Authors have responded specifically to each suggestions below, beginning with your own। अब आप एडिटर को लिख रहे हैं ये वाला जो भी आप लेटर लिख रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्स, तो आप कहेंगे कि हमने सारी करेक्शंस की हैं, हमने रिव्यूअर्स की सजेशंस को भी फॉलो किया है। सबसे पहले हम आपकी सजेशन से स्टार्ट करते हैं कि आपने क्या रिकमेंडेशन दी थी, और उसके बाद हम रिव्यूअर्स पे जाएंगे। To make the changes easier to identify where necessary, authors have numbered them। नंबर देम का मतलब होता है कंटिन्यूस लाइन नंबर्स ऐड करना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप मेरे चैनल पे वो वीडियो है कि हाउ टू ऐड कंटिन्यूस लाइन नंबर्स इन वर्ड फाइल, तो आप काइंडली हो जाके देखें। और उसमें कंटिन्यूस लाइन नंबर मैंने तब भी ये बात उस वीडियो में भी बताई है कि जब आप रिवीजन आपको आती है किसी पेपर की, तो आपके लिए भी और रिव्यूअर्स के लिए भी बताना आसान होता है कि कौन सी लाइन में आपकी कौन सी करेक्शंस ज़रूरी हैं। तो आपने हमेशा जब भी पेपर सबमिट करवाना है तो उसकी कंटिन्यूस लाइन नंबर्स ज़रूर ऐड करने हैं। ओके, उसके बाद आप कहेंगे वी अप्रिशिएटेड वेरी मच योर सजेशंस टू इम्प्रूव आवर आर्टिकल। बिलो यू कैन फाइंड आवर रिस्पॉन्स पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट बाय पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपने हर क्वेश्चन को अलग से उसका आंसर करना है कि हमने ये करेक्शंस की हैं। अब कमेंट्स भी आ जाते हैं। कमेंट्स फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेपर है रिलेटेड टू मी, उसमें क्या है एडिटर और रिव्यूअर्स के कमेंट्स आए थे, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे एज अ सैम्पल। तो कमेंट्स फ्रॉम एडिटर एंड रिव्यूअर्स। अच्छा, अब एडिटोरियल ऑफिस से क्या नोट्स और कमेंट्स आए हैं। सबसे पहले तो कमेंट ये है, इंग्लिश नीड्स टू बी केयरफुली चेक्ड अगेन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन है आप उसकी नंबरिंग करें। अगर नंबरिंग आपको जब मेल आती है उसमें नंबरिंग नहीं की हुई तो आप नंबरिंग उसकी करें, उसको बोल्ड करें और टाइम्स न्यू रोमन में ये पूरी फाइल बनाएं। उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप 12 रखें। क्वेश्चन को बोल्ड करें और जो उसका आंसर है उसको रेड उसका कलर होना चाहिए।
और उसमें फिर क्या होता है कि वो पढ़ने में आसानी होती है एडिटर को भी और रिव्यूअर्स को भी। अगर आप सारा ही ब्लैक लिख देंगे तो उनको सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे किसका आंसर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि ये ब्लैक है तो ये रेड में इसका आंसर है। तो आंसर में मैंने क्या लिखा है, अब सीधा आंसर ऐसे ही नहीं लिख देना है। अगर उन्होंने कहा है इंग्लिश नीड्स टू बी केयरफुली चेक्ड अगेन, तो आपने जस्ट ओके का आंसर या करेक्टेड का आंसर इस तरह नहीं लिखना, इसको एक फॉर्मल तरीके से आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश हैज़ बीन केयरफुली चेक्ड एंड इम्प्रूव्ड इन रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट एज सजेस्टेड बाय यू। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, आपने बात वही है, ओके का मतलब भी वही है, करेक्टेड का भी वही है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि इंग्लिश बिल्कुल ऐसे इंप्रूव हो गई है जो हमने रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करवाया है जैसे आपने सजेस्ट किया था। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एडिटर की तरफ से है। प्लीज़ डू नॉट यूज़ सुपरस्क्रिप्ट फॉर रेफरेंस नंबर इन टेक्स्ट बट यूज़ फोल्डिंग स्टाइल। ये रेफरेंस का स्टाइल वो बताना चाह रहे हैं कि आपने सुपरस्क्रिप्ट में नहीं लिखना बल्कि इस फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल स्टाइल में। तो मैंने इसका आंसर क्या किया कि रेफरेंसेस हैव बीन केयरफुली चेक्ड एंड इम्प्रूव्ड इन रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट एज सजेस्टेड बाय यू। तो आपने इसको कहना है कि आप इसको फर्दर थोड़ा सा लंबा करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेफरेंसेस जो हैं हैव बीन एडिड इन नॉर्मल स्टाइल रेदर दैन इन सुपरस्क्रिप्ट स्टाइल इन रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट एज सजेस्टेड बाय यू। थर्ड क्वेश्चन एडिटर की तरफ से क्या था, केयरफुली चेक डेट ऑल रेफरेंसेस आर एक्यूरेट एंड करेक्टली नंबर्ड। अगेन वही बात हो रही है, रेफरेंसेस की बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि अपने रेफरेंसेस की नंबरिंग जो है उसको करेक्ट करें। रेफरेंस ऐड करने के 2 तरीके हैं, मैनुअली भी और एंड नोट के ज़रिए भी। तो एंड नोट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को देखिए, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उससे रेफरेंस ऐड किए जाते हैं। एंड नोट इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके डायरेक्ट आप अगर कोई चेंजेस करते हो तो आपको नंबरिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाती है, आपको इंडिविजुअल रेफरेंस को सेट करके उसको करेक्ट नहीं करना पड़ता। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप इसको देख लें। 4th नंबर पे क्या है, कंसल्ट आवर इंस्ट्रक्शंस टू आथर फॉर एग्जैक्ट जर्नल स्टाइल। ये भी वही बात कि रेफरेंसेस को सेट करना है, आप उसको जो भी अच्छा इंस्ट्रक्शन टू आथर्स, अब जिस भी जर्नल में आप सबमिशन करवाते हो अपने पेपर की, तो उसमें जहाँ पे सबमिट एन आर्टिकल का ऑप्शन होता है वहीं पे इंस्ट्रक्शंस टू आथर का ऑप्शन भी होता है। तो आपने क्या करना होता है कि जिस भी जर्नल में सबमिट करवाओ, काइंडली अपने पेपर को, अपने आर्टिकल फाइल को उस जर्नल के स्टाइल के अकॉर्डिंग सेट कर लो। उसका रेफरेंस स्टाइल क्या है, उसमें टाइटल कैसे लिखना है, उसमें आथरशिप कैसे कहाँ पे लिखनी है, कोरेस्पॉन्डिंग आथर की डिटेल कहाँ लिखनी है, उसमें मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स किस तरह लिखी जानी चाहिए, बोल्ड हों, इटैलिक्स हों, और एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट क्या है, पेपर की वर्ड लिमिट क्या है, टेबल्स कहाँ पे ऐड करने हैं, किस स्टाइल में टेबल होना चाहिए। तो ये हर जर्नल के अपने एक स्टाइल और अपना फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी सेटिंग करनी होती है। यहाँ पे भी वो रेफरेंसेस का कह रहे हैं कि वो आप उसको इम्प्रूव करें, तो अगेन वही एक फॉर्मल वे में उसको आंसर किया हुआ है। रेफरेंसेस हैव बीन केयरफुली चेक्ड एंड इम्प्रूव्ड इन रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट एज सजेस्टेड बाय यू। यहाँ तक जो चेंजेस थी ये एडिटर की तरफ से थी, उन्होंने रिकमेंड की थी, तो मैंने उनके प्रॉपर आंसर किए। अब आ जाती है बात रिव्यू कमेंट्स टू आथर, ये रिव्यूअर्स के कमेंट्स थे। तो अगर आपके पास जो आपने पेपर सबमिट करवाया उसके जितने भी रिव्यूअर्स कमेंट्स हैं आप उनको अलग अलग लिखोगे। ठीक है, पहले एक रिव्यूअर का उसके आंसर करोगे, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। यहाँ पे एक रिव्यूअर का क्वेश्चन थे तो मैंने उसको सेटिंग की। सबसे पहले यहाँ पे है ऑल द एक्सपेरिमेंट शुड बी रिपीटेड टू इंश्योर डाटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी का, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप डाटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऐड करें। वर्टिकल एरर बार्स जो है वो ऐड होनी चाहिए हर ग्राफ में। अच्छा, वर्टिकल एरर बार्स जो है ना, ये एरर बार्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर कहा जाता है कि आप इसको ऐड करें एरर बार्स को। तो एरर बार्स ग्राफ में क्यों ऐड की जाती हैं और ये कैसे ऐड की जाती हैं, इसकी भी वीडियो यंग रिसर्चर ने अपलोड की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली उसको जाकर देख लें, हाउ टू ऐड एरर बार्स इन ग्राफ। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस डाटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज़ कंफर्म। जब तक डाटा रिप्रोड्यूस नहीं होता, मतलब डाटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, तो डाटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी अगर मैं आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ तो इसका आंसर ये होगा कि अगर आपने कोई काम किया है, आपके जो एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट्स आए हैं, तो क्या आपके एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके मैक्सिमम रिज़ल्ट आए हैं
10 डिग्री सेल्सियस पे या 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात नहीं करने वाली, मैं जस्ट टेम्परेचर को ही डिस्कस कर लेती हूँ डाटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी समझाने के लिए। तो आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो फिजिकल है, एनालिटिकल है, ऑर्गेनिक, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपके अगर रिजल्ट मैक्सिमम 10 डिग्री सेल्सियस पे आए हैं तो क्या आपने ये चेक करना है कि आपका ये जो रिजल्ट्स मैक्सिमम 10 डिग्री पे आपकी मैक्सिमम आउटपुट आ रही है, मैक्सिमम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो क्या पहले भी कोई ऐसे पेपर रिपोर्ट हैं जिसमें मैक्सिमम रिजल्ट उनके 10 डिग्री सेल्सियस पे ही आए हों। डेट इज़ डाटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इट्स मीन कि आपने अपने रिजल्ट्स को थोड़ा सा कंपेयर करना है, अपने सिमिलैरिटी चेक करनी है कि ऑलरेडी रिपोर्टेड पेपर्स में भी सिमिलर रिजल्ट्स हैं या नहीं हैं। अगर तो आपका न्यू रिज़ल्ट है तो फिर वो इसमें बात तो ऐसी होनी चाहिए कि आपने न्यू चीज़ जो है आपने उसको उस पर काम किया है, एक नई चीज़ है जो पहले नहीं थी। लेकिन कुछ रिव्यूअर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि आपने इसको पिछले लिटरेचर से मैच करना है जो ऑलरेडी रिपोर्टेड पेपर्स हैं। तो डाटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी किसी हद तक पेपर में होनी चाहिए और नोवेल्टी भी होनी चाहिए। नोवेल्टी क्या है और कैसे ऐड की जाती है इसकी अलग से वीडियो बनेगी, आप काइंडली स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो डाटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी का हो गया। तो उसको मैंने किस तरह से आंसर किया है, डाटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी हैज़ बीन एडिड इन रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट एज सजेस्टेड बाय यू, जैसे आपने सजेस्ट किया मैंने इसको ऐड की। Results have been already reported by many researchers and appropriate references have been added in revised manuscript। अच्छा, अब जो भी वो आपको कहते हैं ना न्यू चीज़ ऐड करने के लिए, रिव्यूअर्स या एडिटर, कि आप ये नई चीज़ें ऐड करें, आपने उसके साथ लिखना होता है उसके आंसर में कि हमने ये न्यू चीज़ ऐड कर दी है और इसके अप्रोप्रिएट रेफरेंस जो जो इसके रेफरेंस है वो भी ऐड कर दिए हैं। तो आप इस तरह कंप्लीट फॉर्म में उनको आंसर किया करें। वर्टिकल एरर बार्स भी ऐड कर दी हैं। क्वालिटी ऑफ पेपर हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ तक ये रिव्यूअर्स का एक ही कमेंट था, उसको आंसर किया। उसके बाद आप लिखें होपिंग डैट मैन्युस्क्रिप्ट इज़ नाउ एक्सेप्टेबल फॉर पब्लिकेशन। और मज़े की बात ये है कि ये जो पेपर था ये एक्सेप्ट भी हो गया है और आज की डेट में ही हुआ है। तो उसके बाद मतलब एक फॉर्मल स्टाइल में आपने लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद सिंसियरली लिखें और उसके बाद आथर्स नेम लिख दें, जो मेन आथर है, ये जो भी आथर की लिस्ट है, फर्स्ट पे कौन सा होगा आथर, सेकंड पे, थर्ड पे, फिर आगे आप चाहें तो करेस्पॉन्डिंग आथर का भी यहाँ पे मेंशन कर दें। आथर नेम्स लिखने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग आथर का नेम और उसकी ईमेल जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। तो करेस्पॉन्डिंग आथर क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग आथर मेनली वो आथर है जिसको कि नेक्स्ट आपने सबमिशन करवा दी, उसके बाद जर्नल फर्दर जो भी उनको रिवीजन चाहिए होगी या जो भी रिजेक्शन एक्सेप्टेंस का नोटिफिकेशन है वो करेस्पॉन्डिंग आथर को जाएगा और वो कम्युनिकेट कर सकता है विद जर्नल एडिटर। तो कोई एक करेस्पॉन्डिंग आथर, मेक श्योर कि करेस्पॉन्डिंग आथर वो हो जो आप डेली बेसिस पे अपनी ईमेल काइंडली वो चेक करता हो। अदरवाइज़ वो कभी कभार ऐसे होता है कि बहुत लिमिटेड टाइम दिया जाता है आपको रिवीजन के लिए। अगर आप उस लिमिटेड टाइम में अपनी मेल नहीं देख पाए या नहीं देख सकते या आपने रिवीजन सबमिट नहीं करवाई तो आपका पेपर वो वहाँ से एडिटर की तरफ से रिमूव हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जो आपको डेडलाइन दी जाती है पेपर सबमिट करवाने की, रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट या पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्स में ये सबमिट करवाने की, तो उस डेट से 2 दिन पहले ही सबमिशन करवा दें। अदरवाइज़ फिर आपको जब आप सबमिट बाद में करवाएंगे, लेट सबमिशन करवाएंगे, तो क्या होगा कि वो आपको एक आपका पेपर न्यू पेपर कंसिडर किया जाएगा, रिवाइज्ड पेपर कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ तक है पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर्स कमेंट्स, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और ये क्या होता है। तो आई होप कि आपको कम्प्लीटली इसको आप इसने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यहाँ पे या आप कोई और डिटेल भी लिख सकते हैं, इसको समराइज़ करके भी लिख सकते हैं अगर कुछ लाइंस आपको अच्छी नहीं लगी। तो जब आप रिवीजन सबमिट करवाएंगे तो उसमें अलग से फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन भी आता होता है और दूसरा ये कि आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपने जनरल के हिसाब से देखें, अगर वहाँ पे फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन आ रहा है तो इस वर्ड फाइल को अपलोड कर दें वहाँ पे। अगर वहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है तो आप इस सारे को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि अपनी रिवीजन फ़ाइल जो आपकी मेन पेपर फाइल है उसके साथ आपको ये फ़ाइल भी बना के वहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है जब भी आप रिवीजन सबमिट करवाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके बाद हम फर्दर भी डिस्कशन करेंगे कि पेपर कैसे सबमिट करवाया जाता है, कैसे उसकी लिखा जाता है, मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, मेरे पेपर क्यों रिजेक्ट होता है, उसको कैसे ओवरकम किया जाता है।
तो थैंक यू वेरी मच।